बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, तो हम पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा होता है तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो कैलकुलेशंस हैं मोशन से रिलेटेड, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो इस स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक्चुअल में बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअल में, क्योंकि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो डायमेंशनलेस होता है और कोई ऑब्जेक्ट डायमेंशनलेस नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने का पर्पस क्या होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को ही पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाए। जैसे अर्थ है, मून है, इनको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बस ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि किस कंडीशन में हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो वो आपको पता चल गया होगा कि जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में अगर साइज़ नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं और जो इनका सॉल्यूशन है, आंसर है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम इसके सभी पार्ट्स के आंसर जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए पार्ट है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। अब रेलवे कैरेज जो है वो दो स्टेशन के बीच में विदाउट जर्क मूव कर रहा है। विदाउट जर्क का मीनिंग क्या है कि जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में, बस 1D मोशन है। अगर जर्क लगेंगे तो इस तरीके की मोशन भी होगी, तो वो नहीं है, स्मूथली मूव कर रहा है ये एक ही डायरेक्शन में। और दो स्टेशंस के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसके साइज़ को हम काफ़ी छोटा मान सकते हैं, इतना छोटा कि हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें। दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कुछ किलोमीटर्स तो होगी ही, और रेलवे कैरेज का साइज़ तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा, तो रेलवे कैरेज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कोई आदमी है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर साइकिलिंग कर रहा है और उसके टॉप पर कोई बंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ किया हुआ है स्मूथली, मतलब यहाँ पर भी कोई जर्क नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो ट्रैक है, ट्रैक का इतना तो बड़ा होता है कि उसके कंपैरिजन में मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सके। तो जो मंकी है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इस कंडीशन में। अब देखते हैं सी पार्ट। अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब स्पिन करते हुए क्रिकेट बॉल आ रही है जो कि ग्राउंड को हिट करने के बाद एक शार्प टर्न लेती है। तो बच्चों यहाँ पर जो बॉल की मोशन है वो स्मूथ नहीं है, मतलब वो स्पिन कर रही है। तो अगर बॉल स्पिन करते हुए आती है तो जो स्पिनिंग में वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसके कंपैरिजन में बॉल के साइज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो स्पिनिंग बॉल है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉल स्पिन कर रही है और स्पिन करने की वजह से जो स्पिनिंग की मोशन है उसके कंपैरिजन में बॉल के साइज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। डी पार्ट। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। अब एक टेबल से एक टम्बलिंग बीकर जो है वो गिर जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि कोई बीकर, पहली बात तो जो टेबल है, टेबल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती कि उसके कंपैरिजन में बीकर को नेग्लेक्ट कर दें। दूसरा, यहाँ पर अगर हम ये मान लें ये टेबल है, तो ये बीकर अगर इस तरीके से है तो ऐसे मूव करते हुए जब ये गिरेगा तो ये ऐसे तो नहीं गिरेगा, क्या होगा, ये इस तरीके से पहले ऐसे मूव करेगा फिर गिरेगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो इसकी मोशन है इसके कंपैरिजन में हम इसके साइज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं।
और हम ये भी इसमें बोल सकते हैं कि जो टेबल की हाइट है, जिस हाइट से बीकर गिर रहा है, उसके कंपैरिजन में बीकर का साइज जो है वो इतना छोटा नहीं होता कि उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सके। तो आपको इसके सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे और आंसर्स आपने इसके देख ही लिए होंगे। ये एक्सप्लेनेशन जो है एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे पार्ट्स के आंसर जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The position time graph XT graph for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure. Choose the correct entries in the bracket below. यहाँ पर हमको दो बच्चे हैं A और B, उनके स्कूल से वापस घर जाने के लिए XT ग्राफ गिवन है उनकी मोशन का, और यहाँ पर ये कुछ एंट्रीज भी हैं, तो हमको ग्राफ देखकर इनको करेक्ट करना है। तो ग्राफ देख लेते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन में हमें जो ग्राफ दिया हुआ है उसे हमने ड्रॉ कर लिया है। पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी। यहाँ पर ये ए की मोशन के लिए ग्राफ है, ये बी की मोशन के लिए ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर इनकी पोजीशन ली है। तो ये स्कूल की पोजीशन दी हुई है और ये ए के घर की पोजीशन है, ये बी के घर की पोजीशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर ये बताना है कि ए और बी में से स्कूल के पास कौन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओ से पी तक की डिस्टेंस ये तो ए के लिए है, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस बी के लिए है। तो किसका घर पास में है? पी पास में है, इसका मतलब ए जो है वो स्कूल के ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू। तो ओ पी की वैल्यू ओ क्यू से कम है, इट मीन्स ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो हम इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। अब बी पार्ट में हमें ये बताना है कि स्कूल से पहले कौन निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है ए के लिए, लेकिन जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है ए की मोशन के लिए, मीन्स वो t इज इक्वल टू 0 से अपनी मोशन स्टार्ट कर देता है। पर अगर b की मोशन को देखें तो b के लिए ये ग्राफ देखकर हमें ये पता चलता है कि t की कुछ वैल्यू के लिए, यहाँ तक की वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू है वो 0 है, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं कवर की गई इतना टाइम निकल जाने के बाद भी। मीन्स ये देर से चलना शुरू करता है a के कंपैरिजन में। a ने t इज इक्वल टू 0 पे ही मोशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन b के लिए यहाँ पर t की नॉन ज़ीरो वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 है, मीन्स ये यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करता है। तो पहले मोशन किसने स्टार्ट की? a ने मोशन स्टार्ट की। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A starts from the school earlier than B। ठीक है, A starts from the school earlier than B। अब उसके बाद जो थर्ड है वो हमको यहाँ पर थर्ड पार्ट में बताना है, ग्राफ को देखकर किसकी स्पीड ज़्यादा है ये बताना है हमें। तो जब भी स्पीड की बात होती है बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो हम स्लोप से पता कर लेते हैं। तो A के लिए ये है स्लोप ऑफ द ग्राफ, और B के लिए ये है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पर एंगल जो है वो ज़्यादा है, मीन्स स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है B के लिए, A के लिए ये कम है, इसलिए क्या है, क्या बोल सकते हैं हम? B वॉक्स फास्टर देन A। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है B की। वैसे भी हम ये देख सकते हैं कि इतने टाइम में ये OP डिस्टेंस कवर कर रहा है A, और जो B है वो यहाँ से यहाँ तक बस इतने से टाइम में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस O से Q तक की डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, मतलब B की स्पीड ज़्यादा है, तो B वॉक्स फास्टर देन A। अब हमको इसमें नेक्स्ट पार्ट में बताना है D पार्ट में कि दोनों सेम टाइम पर घर पहुँच रहे हैं या डिफरेंट टाइम पर घर पहुँच रहे हैं। तो बच्चों जैसा ये ग्राफ NCERT में ड्रॉ है उसको देखकर तो हमको ऐसे लगता है कि B जो है वो पहले पहुंच जाता है, यहाँ तक का दिया हुआ है ग्राफ बुक में, पर आंसर दिया हुआ है कि सेम टाइम पर पहुंचते हैं। तो अगर सेम टाइम पर दोनों घर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो नीचे T की वैल्यू सेम आनी चाहिए यहाँ। तो हमने ये ग्राफ इसी तरीके से थोड़ा करेक्ट करके ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब कि ये इस टाइम पर दोनों पहुंच जाते हैं, तो दोनों सेम टाइम पर घर पहुंचते हैं। तो ग्राफ से ये क्लियर है कि A एंड B रीच होम एट द सेम टाइम। ठीक है।
ए अपनी मोशन पहले ही स्टार्ट कर देता है लेकिन इसकी स्पीड कम है और बी देर से चलना शुरू करता है पर इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो दोनों घर जो है वो एक ही टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब ई पार्ट देखते हैं बच्चों। ई पार्ट में पूछा है कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है और कितनी बार कर रहा है। तो यहाँ पर जो तेज चलेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो ओवरटेक करेगा। स्पीड किसकी ज़्यादा है? बी की। ये देर से चलना शुरू करता है लेकिन ए को ओवरटेक कर देता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बताता है कि यहाँ पर बी ने ए को ओवरटेक कर दिया, ये आगे चला गया। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस ग्राफ में एक ही है, इसका मतलब क्या है कि एक ही बार ओवरटेक करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 kilometer per hour on a straight road up to her office 2.5 kilometer away, stays at the office up to 5 PM। एक लेडी है, वो अपने घर से सुबह 9 बजे निकलती है और वॉकिंग करते हुए वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाती है, जो 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है उसके घर से। उसके बाद वो 5 बजे तक वहीं रुकती है ऑफिस में ही, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद घर वापस आते समय वो ऑटो कर लेती है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से आती है, डिस्टेंस तो वही रहेगी 2.5 किलोमीटर तक की। चूज अ सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ फॉर हर मोशन। अब हमको उसकी मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों यहाँ हमें ये तो पता चल गया क्वेश्चन में कि जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो तो सेम है, ऑफिस जाना और ऑफिस से वापस आना। लेकिन जाते हुए वो वॉकिंग जाती है, इसलिए क्या है, जो उसकी स्पीड है वो कम है 5 किलोमीटर पर आवर, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब वापस आती है तो वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो से आती है, इसलिए इस बार टाइम कम लगेगा। तो आने जाने में टाइम का चेंज है, तो हम वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि जाते समय कितना टाइम लगा और आते समय कितना टाइम लगा, फिर हम सूटेबल स्केल लेकर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार जाते समय एक बार वापस आते समय ऑफिस से। टाइम टेकन बाय द वुमेन टू रीच द ऑफिस। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया हमने। डिस्टेंस हमें पता है, ऑफिस की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और जाते समय जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है 1/2 आवर, या हम इसको लिख सकते हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम लगता है जाते टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि 9:30 पर वो लेडी ऑफिस पहुँच जाती है। उसके बाद 9:30 से 5 PM तक वो ऑफिस में ही रहती है, मीन्स वो रेस्ट में है, तो उसको रेस्ट में मान लिया जाएगा कि इस टाइम कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब वापस आते टाइम कितना उसको टाइम लगता है वापस आने में, तो टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। जब घर वापस आ रही है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, और डिस्टेंस तो वही रहेगी 2.5। स्पीड कितनी हो गई, ऑटो से आ रही है और ऑटो की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से 1/10 आवर आ जाएगा। मिनट में कन्वर्ट करें हम इसको तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ही आ जाएगा 6 मिनट। तो वो घर किस टाइम पहुँचेगी, 5 बजे वो ऑफिस से निकली और उसको 6 मिनट लगे घर पहुँचने में, तो 5:06 पर वो घर पहुँच जाएगी। अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमने वाई एक्सेस पर पोजीशन ले ली है और इधर एक्स एक्सेस पर टाइम ले लिया है। ये आवर्स में ले रहे हैं हम, और जो उस पोजीशन है डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में मेंशन करेंगे। और यहाँ स्टार्टिंग में हम 9 AM से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो मोशन है वो मॉर्निंग में 9 o'clock से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर 9 से स्टार्ट कर देंगे। और किस टाइम तक है, शाम को 5:06 पे वो घर पहुँच जाती है। तो हमने यहाँ 6 या 7 तक ऐसे नंबर लिख लिए हैं। तो 9, 10, 11 ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाएं, हम ऐसे भी स्केल से मेज़र करके बना सकते हैं इसको। और यहाँ वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो ऑफिस की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, तो हमने यहाँ 3 तक के ये 3 किलोमीटर तक का हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और हमने ये माना है कि ये जो इतना पोर्शन है 2 लाइंस का जो पोर्शन है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब बच्चों
उसको जाते समय कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स या कहें हाफ एन आवर। तो वो 9:30 पर पहुंच जाती है ऑफिस। तो 9:30 कहाँ आएगा, 9 और 10 के जस्ट मिड में यहाँ पर। तो ये आ जाएगा टाइम 9:30। अब 9:30 पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 2.5 किलोमीटर, जो ऑफिस की डिस्टेंस है। 2 और 3 के बीच में यहाँ गया 2.5, तो 2.5, और इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये कहाँ पर आएगा। ये इस तरीके से हमें एक पॉइंट मिल जाता है, इसको हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ग्राफ मिल गया ऑफिस जाने के टाइम की मोशन का, कि ऑफिस जिस टाइम वो जा रही है उस मोशन का ग्राफ आ गया है ये। अब उसके बाद 5 o'clock तक वो रेस्ट में रहती है, ऑफिस में ही रहती है। तो ये है 5, तो 5 के सामने हमें यहाँ तक इसको रेस्ट के लिए ड्रॉ करना है, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो 2.5 पे है वो घर से, तो 2.5 तक ही रहेगी। ये ग्राफ आ गया रेस्ट के लिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब वापस आने में कितना टाइम लगा उसको, हमने देखा कि वापस आने में उसको 6 मिनट्स लगते हैं। अब यहाँ पर 5 से 6 के बीच में हमें 6 मिनट्स लेने हैं। तो वैसे ये बहुत छोटा पोर्शन है कि यहाँ 1 आवर में हमको 6 मिनट्स लेने हैं, मीन्स 1/10 पार्ट लेना है। लेकिन हमको ये ऐसे इतने ही पोर्शन में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो पहले ही यहाँ पर क्या है कि 9 से लेकर हमें 6 तक के नंबर्स लिखने, तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ये 5 से 6 के बीच को ही हम ऐसे ही अपने आइडिया से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 6 मिनट का होगा। यहाँ हमको डिफरेंस बहुत थोड़ा सा दिखेगा, तो हम डिफरेंस दिखाने के लिए पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये जो लाइन है ये जस्ट 5 के लिए है, कि हम यहाँ डिफरेंस को देख पाएँ। और दूसरे को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं दिखाने के लिए, कि हमें समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ तक पहुँचा। एक्चुअल में देखेंगे तो ये 1/10 पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है, पर हमें कुछ तो यहाँ पर डिफरेंस दिखाना पड़ेगा दोनों में। इसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ कि ये जो है यहाँ पर ये है 5.06 PM का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने घर पर पहुँच जाती है इस कंडीशन में। ये घर से ऑफिस के लिए निकली, ये ऑफिस पहुंच गई, इस टाइम वो रेस्ट में रही, फिर ये वापस फिर से घर पे आ गई है। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।